25 जून साल 1975 इमरजेंसी, जब हमारे मौलिक अधिकारों को अचानक छीन लिया गया था, प्रेस की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया था और हमारे बड़े राजनेताओं को एक साथ जेल भेज दिया गया था। आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आर्य ऑडिटोरियम में, जहां पर आपातकाल के 50 साल के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारी लोकप्रिय नेता बांसुरी स्वराज और रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम में किस तरीके से आपातकाल के 50 साल को मनाया जाता है। तो जैसा कि सतीश जी और बासी जी ने बताया, जिसने इमरजेंसी को नहीं देखा, नहीं जाना, वो नहीं जान सकते हैं कि उस समय क्या हुआ। अभी हम लोग आ रहे थे तो लोकनायक जयप्रकाश जी की तस्वीर लगी है। हम लोग उनके छात्र संघर्ष में शिष्य रहे हैं। आज मैं बहुत से नौजवान लोगों को बताना चाहूंगा हु वाज जेपी। मतलब मैं उनको संत मानता हूं और अपना परम सौभाग्य कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला। जेपी वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो कैलिफोर्निया से उन्होंने सोशियोलॉजी में एमए किया था और फ्रीडम मूवमेंट में कूद गए। लंबे समय तक जेल में रहे। वो क्रांतिकारी थे और बिहार में उस समय, अभी झारखंड में हजारीबाग जेल है, वो 30 फीट की दीवार कूदकर वो भागे थे अपने 4 साथियों के साथ और जंगल जंगल होते हुए नेपाल पहुंचे और 42 में संघर्ष शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ। उनको पकड़ा गया, लाहौर में बर्फ की सिल्लियों पर पीटा गया था। देश आजाद हुआ। नेहरू जी उनसे बहुत प्रभावित थे, वो भी सोशलिस्ट है। क्या जेपी तुम आ जाओ सरकार में, और उनको उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप भी ऑफर किया था। रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं। मैं नहीं, अब मैं समाज के लिए, सर्वोदय के लिए काम करूंगा। और फिर वो उसमें काम करते गए विनोबा भावे के साथ। 69 में आपको याद होगा जब देश के राष्ट्रपति को लेकर नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी में लड़ाई चल रही थी, तब इंदिरा जी ने कहा कि ठीक है, कंसेंसस के रूप में हम जेपी का नाम देते हैं। उनसे पूछा गया, क्या नहीं, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है। 77 में जब जनता पार्टी जीती तो उन्हीं को वोट दिया गया था। भले उनकी किडनी खराब थी, अगर एक बार भी वो कहते कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो जनता मान लेती, नहीं मुझे नहीं बनना है। अब आप समझ सकते हैं, जिसको 52-53 में देश का उप प्रधानमंत्री का पद नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो देश के राष्ट्रपति के लिए इंदिरा गांधी और बाकी विपक्ष प्रस्तावित कर रहा हो, और जिनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी हाथ में थी, नहीं। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, उनकी पत्नी प्रभावती जी स्वयं बहुत गांधी जी की भक्त थी। उनके पिताजी ब्रजकिशोर बाबू चंपारण सत्याग्रह में वकील के रूप में गांधी जी के सहयोगी थे। तो जेपी पढ़ रहे थे अमेरिका में, तो प्रभावती जी ने कहा, 25-26 साल की उम्र थी, गांधी जी को मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहती हूँ। कहा तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति कैलिफोर्निया, उनसे पूछा है तुमने? कहा नहीं, वो मेरी भावनाओं की कदर करेंगे। मेरे साथियों, जेपी ने अपनी पत्नी प्रभावती जी को कभी छुआ भी नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं था।
ये दुनिया क्या होता है, पावर और सेक्स, जेपी इन दोनों से बड़े थे। इसलिए मैं कहता हूं उस मूवमेंट का नेता एक संत था, उसके साथ देश खड़ा हुआ लोकतंत्र के लिए और अधिकारों के लिए। देखो लोकतंत्र के क्या आधार होते हैं? बोलने का अधिकार, मीटिंग करने का अधिकार, अखबार में लिखने का अधिकार, मीडिया। और अगर आपके अधिकारों का हनन हो तो न्यायालय में न्यायालय के हस्तक्षेप का अधिकार। यही ना अधिकार लोकतंत्र में। इन सारे अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया, लोग गिरफ्तार किए गए। क्या जेपी, क्या मोरारजी भाई, क्या अटल जी, क्या आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस। आज मैं सुषमा दीदी को प्रणाम कर रहा हूं सांसद के माध्यम से। कितना अत्याचार किया गया था उनके ऊपर। सुषमा जी और भाई साहब उनके वकील थे, मैं जानता हूं। मेरे साथ एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर कर कर मन की आत्मा से, ताकि जो सरहद पे खड़े हुए हमारे वो वीर जवान भारत माता की रक्षा कर रहे हैं ना, उनके कानों तक ये गूंज पहुंचे। भारत माता की जय। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो आपको उड़ने की क्षमता देते हैं। वो ऐसे होते हैं कि उनके साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन स्नेह के रिश्ते से वो आपके मामा होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो इतनी सहजता से आपके पांवों को इतनी तेजी से, इतनी जकड़ कर एकदम जमीन पर बांध देते हैं ताकि आप गगन चूंबने की क्षमता अर्जित कर ले। ऐसे हैं रविशंकर प्रसाद जी। और अब एक बात बताऊंगी जिसके बाद मुझे पता है कि हम लोग मिलकर जय श्री राम का नारा लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे नई दिल्ली जिले में। आप जानते हैं कि आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं, एक बहुत अच्छे वकील ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता ही नहीं, अरे साक्षात राम लला के वकील थे। जय श्री राम। आपने आज आकर हमें नई दिल्ली जिले में और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र को अनुग्रहित करा है। हर कोई कहता है कि 50 साल हो गए दीदी, हम इस बात को क्यों बार बार याद करते हैं? कोई बहुत सुखद चैप्टर थोड़ी है ये इतिहास का, बहुत दयनीय, बहुत दर्द देने वाली बात है। भाई दर्द देने वाली बातों को तो भुलाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। भारत के, खास करके आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला अगर पृष्ठ इतिहास की किताब में उठाकर आप देखेंगे तो वह है आपातकाल, इमरजेंसी। देखिए इतिहास की एक बहुत अजीब सी प्रवृत्ति है, अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है और इसीलिए इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे, उससे सचेत नहीं होंगे, उस इतिहास की गलतियों से नहीं सीखेंगे, तो जब इतिहास दोहराएगा तो वही यातनाएं कहीं आपको दोबारा ना झेलनी पड़े। कितनी अजीब बात है कि भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पीस टाइम में, यानी शांति के समय में भी आपातकाल लगा दिया। किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। अरे हम तो अभी 1970 वॉर जीत कर आए थे, बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या? मैं जानती हूँ कि बहुत विस्तार में यहाँ पर आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी आपको बताएंगे, इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूँ। हुआ यह था कि सत्ता के मोह में मदमस्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा था अपना चुनाव जीतने के लिए। और उसके बाद राजनारायण जी जो कुछ वोटों से हार गए थे, उन्होंने जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन डाली, एक याचिका डाली। और इलेक्शन पिटीशन में उस याचिका में यह पाया गया कि माननीय इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल भ्रष्टाचारी प्रैक्टिसेस यानी करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करा था चुनाव जीतने के लिए और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा था।
अब ऐसे में क्या हुआ कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस थे उन्होंने ये कह दिया कि 6 वर्ष तक इंदिरा गांधी जी ना कोई चुनाव लड़ सकती है, ना किसी पद पर रह सकती है, और उनकी संसद की सदस्यता कैंसिल कर दी। इसका अर्थ है कि ना वो एमपी रही तो फिर भाई प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी रहती। अब आप देखिए, एक व्यक्ति, यानी ये है कांग्रेस की असलियत, सत्ता के मोह में उसको जकड़ कर रखने के लिए संविधान का रातों रातों गला घोट दिया, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट पर अंकुश लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने धांधली करी और सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब सा स्टे दिया। उन्होंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर तो बनी रहेंगी, प्रधानमंत्री का वो बनी रहेंगी, लेकिन संसद में वो वोट नहीं दे सकती। कितनी अजीब सी बात है ना। और उसके बाद क्या हुआ, जब पूरे के पूरे देश में भुखमरी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, वो ये देख रही थी कि कहीं ना कहीं देश में एक हलचल हो रही है उनके खिलाफ, तो सत्ता को जकड़ने के लिए उन्होंने रातों रात ये घोषणा करवा दी। अपनी वाणी में आकर आकाशवाणी पर बोला, 25 जून को आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी। हमारे भारत में आजादी के बाद इतनी क्रूरता करी कांग्रेस की सरकार ने, प्रसव पीड़ा में यानी लेबर पेन के दौरान एक महिला को लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिया। कोई सोच सकता है? छात्रों के लीडर्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जेल में लोगों को तब तक पीटा जब तक कि लाठियां न टूट गई, लोगों को गिराकर उनकी छाती पे पुलिस वाले बूट के साथ उनकी छाती पे नाच रहे थे। ये दरिंदगी का नंगा नाच था, केवल और केवल सत्ता को जकड़ कर रखने के लिए। यही नहीं, 5 ऐसे संशोधन कर दिए गए हमारे संविधान में, 38, 39, 40, 41, 42। जाकर पढ़िएगा, इंटरनेट से निकाल के पढ़िएगा कि ये संशोधन क्या है। रविशंकर प्रसाद जी इसको विस्तार में बताएंगे। कोई सोच ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी से सवाल ही नहीं पूछ सकता कि आपने आपातकाल क्यों लगा दिया। एडीएम जबलपुर जैसी जजमेंट आ गई जहां पर यह कह दिया कि राइट टू लाइफ आपातकाल में वो भी नहीं है, यानी अगर कोई मेरे जीवन की हानि हो रही है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट कचहरी का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। लेकिन ऐसे में इस मंच से मैं एचआर खन्ना जैसे एक मां भारती के वीर सपूत को याद करती हूं, जिन्होंने एक भिन्न मत दिया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 सर्वोपरि और आपातकाल में भी इसको नहीं छीना जा सकता है। जज साहब यहां पर बैठे, मूलचंद गर्ग जी यहां पर बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। जानते हैं इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने एचआर खन्ना को इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनने दिया। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। और आखिरकार मंच पर आसीन लोकतंत्र के सेनानियों जैसे न जाने कितने युवक युवतियां उठे जयप्रकाश नारायणन जी के नेतृत्व में अपने घरों से निकले, जिन्होंने 21 महीने उन्होंने संघर्ष करा और फाइनली आपातकाल का अंत हुआ। श्रीमती गांधी को यह भ्रम था कि ऐसा है जून की बजाय चुनाव मार्च में ही कर देते हैं, विपक्ष को संगठित होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यह है आपकी एक वोट की ताकत, आपकी एक वोट की चोट ऐसी आई कि जब मार्च में चुनाव हुए तो श्रीमती गांधी स्वयं अपना चुनाव भी हारी और कांग्रेस शासन हार कर जनता पार्टी की सरकार आई। दो बातें आपको जरूर कहना चाहूंगी। कल एक किताब का अवलोकन हुआ है, द इमरजेंसी डायरीज, इयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर। 25 बरस के एक नेता जो तब केवल आरएसएस के एक प्रचारक थे, वो युवक कभी हिप्पी बनकर कभी सरदार जी बनकर एक अंडरग्राउंड मूवमेंट की तरह इमरजेंसी के खिलाफ मुखालफत करता रहा और उस नेता का नाम था नरेंद्र मोदी।
एक तरफ हैं कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी के वंशज जो पार्लियामेंट में लाल कलर की पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन झलकाते तो जरूर है लेकिन खोलकर उसका एक भी पृष्ठ देखते नहीं है। दूसरी तरफ है हमारे प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के संविधान को अपने माथे से लगाकर रखते हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं केवल 4 लाइनें इस किताब से आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। The celebration of our Constitution has continued at the national level over the years, most notably with the observance of Constitutional Day on November 26th, year since 2015. यानी जब से मोदी जी आए हैं तब से ही उन्होंने संविधान दिवस मनाया जाए ये निर्णय लिया है। Symbolism met reverence when in 2023 Prime Minister Narendra Modi prostrated at the threshold of the new Parliament building, a gesture widely interpreted as his respect for India's fundamental democratic institution. He was seen holding and paying homage to a copy of the Constitution, underscoring his belief in the document not just as a legal instrument but as a moral compass guiding governance. इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। इमरजेंसी एक ऐसा चैप्टर है हमारे इतिहास का जिसको भूलना गलती होगी, लेकिन ये स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए आपसे निवेदन है, आज रात को जब खाने की मेज पर बैठेंगे ना, तो ना टीवी देखिएगा ना फोन में देखिएगा। एक दिन के लिए रील्स और यूट्यूब देखना छोड़ दीजिएगा। बच्चों को साथ लेकर खाना खिलाइएगा और उनको बताइएगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में किस तरीके से हमारे भारतीय सेनानियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें याद किया गया और हमारे लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ावा मिला। कैमरामैन राहुल गुप्ता के साथ आरती तुनाक, NBC भारत।